नमस्कार दोस्तों। आज 30 अक्टूबर का दिन, एलनाबाद उपचुनाव। इतिहास में लिखा जाएगा ये दिन। उपचुनाव क्यों हुआ सब जानते हैं। आज उस पर चर्चाएं करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। उपचुनाव में हम गए थे तो आज हमारे साथ राकेश शौकन जी हैं। उनसे भी हम उपचुनाव के बारे में कुछ बातों पर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये भी अपनी टीम के साथ उपचुनाव में गए थे। वहाँ का सर्वे इन्होंने भी किया है। इनसे भी विचार जानेंगे, क्या लगा वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के नेताओं के बारे में। तो नमस्कार शौकत भाई। नमस्कार पिलानिया जी। तो आज चर्चाएं करेंगे कि क्या क्या अनुभव हमारा वहाँ पर रहा है। 6 अक्टूबर को वहाँ पर जाना हुआ। लगभग 20-22 दिन हम वहाँ पर रहे हैं। वहाँ पर हर गांव में गए हैं, लोगों से बात की है। राकेश जी भी अपना अनुभव साझा करेंगे आप लोगों से और बताएंगे कि वहाँ की राजनीति में कितना बदलाव आया है और उपचुनाव का कितना फायदा किस नेता को होगा। तो सबसे पहले हम चर्चाएं करेंगे, जैसे कि हम 6 अक्टूबर को वहाँ पर गए थे। बिल्कुल जी। आपका जाना कब हुआ? हमारा 11 अक्टूबर को जाना हुआ। तो राकेश जी, हमने जैसे वहाँ पर देखा, वहाँ की राजनीति के बारे में हम बात करें, जैसे जहाँ जहाँ उपचुनाव होता, हम जींद की बात करें, जींद में उपचुनाव हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। वहाँ पे लोगों में जैसे काम के प्रति ज्यादा लगाव है, काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। राजनीति से कोई लेना देना वहां पर हमने ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि यहाँ की बात करें, यहाँ पर काम छोड़कर राजनीति में रुचि रखते हैं यहाँ के लोग। उसका ये है ना कि ये एरिया शुरू से एक पॉलिटिकली हब भी रहा है। यहाँ से हमेशा इनेलो का प्रभाव ज़्यादा रहा इस एरिया के ऊपर। सिरसा से जैसे अपने ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इन 5 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवीलाल जी का गढ़ भी यही है, तो इस वजह से उन लोगों के ऊपर राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी अहलाबाद के जो लगते गांव है, किशनपुरा गांव से मैंने शुरुआत की थी। तो किशनपुरा से मैंने इस चुनाव की शुरुआत की थी। किशनपुरा, मिठनपुरा, करमसाना, लगभग मैंने 50 गांव का सर्वे किया। 50 गांव में मैं प्रॉपर गया हूं और 50 से लगभग ऊपर 2-4 गांव हैं जिनमें मैं गया हूं। वहां पर व्यक्ति बोल नहीं रहे थे, सभी डर रहे थे। एक बात मेरे को यहाँ पर देखने को मिली, हम जहां पर भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासतौर पर मीडिया साथी को देखकर गांव वाले झूम जाते हैं, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो। वहां पर महिला तो ना के बराबर, कोई महिला पत्रकार थी तो या तो उसके सामने किसी ने विचार रखे होंगे तो पता नहीं, लेकिन जो भी पुरुष पत्रकार था उसके सामने किसी महिला ने अपने कोई विचार नहीं रखे वहां पर ना। मेरे हिसाब से गांव में जाते थे, लगभग मैं ऑफ कैमरा बात करता था 50 या 100 व्यक्तियों से, तो वो मतलब डर जाते थे। मतलब किसी कैंडिडेट के खिलाफ ना तो पक्ष में बोलना चाहते थे ना विरुद्ध बोलना चाहते थे। लोगों में एक डर का माहौल है वहाँ के लोगों में। बिल्कुल, वो हमने भी फील की वो चीज़। एक्चुअली में वहाँ क्या है, वहाँ ना आज भी पर्दा प्रथा का चलन आपने देखा होगा। वहाँ भी लेडीजें आज भी वो पल्लू करके ज़्यादा घूमती हैं। तो उन लेडीजों में वो नहीं है कि आज भी वो अपने आप को ओपन करके फेस कर सकें किसी चीज़ को। तो वहाँ पर पुरुषों का थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा है, और पुरुष भी वहाँ के ना भोले भाले से ही है, कोई बहुत ज़्यादा से एक्टिव नहीं है। भाई एजुकेशन में कोई बहुत ज़्यादा आगे उस एरिया ने तरक्की कर रखी है, इलाहाबाद ने। नॉर्मल सा ही एरिया है। और एक सबसे मेन बात जो ये थी कि इस टाइम वहाँ पर काम का टाइम है, खेती का। तो ज़्यादातर लोग, हम जैसे दिन में जाते थे, आपने भी नोट की होगी चीज़ें, तो अपने खेतों में जाए हुए मिलते थे। गाँव में तो अगर चले जाते तो हमें 5-7 आदमी पूछ के इकट्ठे करने पड़ते थे, तब जाकर इकट्ठे होते थे। और उनमें भी ज़्यादातर आपने नोट किया होगा बुजुर्ग ज़्यादा थे, जैसे युवा बहुत कम थे। उपचुनाव की बात करें, अगर उपचुनाव जींद में है, जैसे जींद में अभी सिंह चौटाला या कोई अन्य नेता प्रोग्राम करता है तो भीड़ जूम जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उपचुनाव के दिन वहां पर भी देखा, अभी सिंह चौटाला ने भी प्रोग्राम किया, पवन बेनीवाल ने भी प्रोग्राम किया, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जेजेपी के बड़े बड़े नेता गए, लेकिन व्यक्ति केवल नाम मात्र 50 या 100 व्यक्ति इकट्ठे होने पाए। और उनमें भी ज्यादातर ना कार्यकर्ता होते थे जो प्रत्याशी के साथ घूमते थे। कुर्सियां आपने भी देखी होंगी, कांग्रेस की हो, बीजेपी का हो, इनेलो में थोड़ा बहुत ठीक था, वो अदरवाइज तो उनकी कुर्सियां तो खाली रह जाती थी। एक समस्या की बात करें, देखो समस्या तो पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर गांव में मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपने लगभग एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। जैसे बॉर्डर्स के गांव थे, वहाँ पर पीने के पानी की समस्या काफ़ी थी। जैसे जो बॉर्डर्स के गांव है, राजस्थान से टैंकर भरकर लाते थे पानी लेके आते थे, तो वो समस्या देखने को मिली। और जो दड़ब्बा कला की बात करें, जहाँ से पवन बेनीवाल है, प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वहाँ पर सीएम की समस्या ज़्यादातर थी। तो कहीं ना कहीं सीएम की समस्या और कहीं पीने के पानी की समस्या देखने को मिली हमें। सीएम की समस्या वहाँ मेन मुद्दा है। तो चौटाला ने वहाँ पे, जब ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा नाला भी निकलवाया था।
बट उसके बावजूद भी अभी तक वो सेम की समस्या बनी हुई है, थोड़ी सी कम लेवल पे। लेकिन मैंने भी बहुत सारे गाँव में नोट किया है, कई गाँव में तो अभी तक खेतों में पानी तक भरा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे एरिया में सेम की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत मेन इशू है वहाँ का। लेकिन एक चीज देखने को भी मिलती है, जो बॉर्डर्स के गांव है कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है एक तरफ से। जैसे कोई भी नेता, अभय सिंह चौटाला लंबे समय से वहां से जीत के आ रहे हैं, एमएलए बनकर आ रहे हैं, लेकिन जब गांव वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ कोई देखता नहीं है, बॉर्डर्स का गांव है, कोई संभालता नहीं। अभय सिंह चौटाला ने मेरे इंटरव्यू में भी एक बात कही है कि सरकार खुद चाहती है कि वहां पर विकास ना हो, ताकि वो गांव है राजस्थान में मिल जाए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो राजनीति की बात करें, वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन समस्या दूर करने के लिए कोई नहीं जाता वहाँ पे। क्योंकि इनेलो काफी लंबे टाइम से विपक्ष में बैठी हुई है, तो उसके बावजूद 2 बार हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार अब खट्टर जी चले हुए हैं, 7 साल हो चुके हैं इनको पूरे। तो इतने टाइम से अब इनेलो तो बहुत पुराने टाइम में सत्ता में थी, उस टाइम उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए, उस टाइम का आज कितना प्रभाव है वो बहुत कम हो चुका होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, कई गांव में लोग मिले, उन्होंने कहा कि हुड्डा गवर्नमेंट में भी हमारे यहाँ काम होते थे, वो गवर्नमेंट भी ठीक थी। तो इनका प्रत्याशियों को लेकर मेन इशू रहा है। जैसे कांग्रेस से पवन बेनीवाल को टिकट मिल गई, और एक और दूसरे जो टिकट के प्रबल दावेदार थे भरत सिंह बेनीवाल जी, उनको टिकट नहीं मिली। लोगों में इस चीज़ को लेकर बड़ा रोष है। भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, मैं जैसे साथियों 20 गांव मैंने शुरुआती दिन में 20 गांव किए थे क्लियर, तो उस समय मतलब चर्चा में थे भरत सिंह बेनीवाल होते तो चुनाव का माहौल कुछ और होता। सभी कहते थे कि भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस, क्योंकि लंबा समय हो गया भरत सिंह बेनीवाल को, 30 साल के करीब कांग्रेस पार्टी में वहां पर ग्राउंड पर काम करते हुए हो गया। हर वर्कर भरत सिंह बेनीवाल से जुड़ा हुआ है, कोई समस्या है। लेकिन जब से पवन बेनीवाल आए, क्योंकि पवन बेनीवाल 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी रहे इलेक्शन, तो फिर बाद में वो कांग्रेस से टिकट लाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्करों में भी निराशा है, भाई भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं मिली और बाहर से जो कैंडिडेट आए हैं उनको टिकट मिल चुकी है। पवन बेनीवाल का उस एरिया में उतना रुतबा नजर नहीं आया जितना भरत सिंह बेनीवाल का है। मैंने भी एक चीज़ नोट की वहाँ पे, अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिलती तो ये इलेक्शन जबरदस्त कांटे वाला इलेक्शन होता। जैसे मैं गांव में गया था, जोड़किया गांव में गया था, आज भी मेरे को याद है, एक व्यक्ति मिले थे मेरे को, उनकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उन्होंने भी कहा था, खुद वो अभय सिंह के कट्टर समर्थक थे, उन्होंने खुद कहा था कि अगर भरत सिंह को टिकट मिल जाती तो अभय सिंह को चिक्कम चिक करा देते और अभय सिंह को रात को नींद भी नहीं आती। मतलब भरथे को टिकट मिल जाती तो ऐसा चुनाव का माहौल हो जाता। क्योंकि लंबा समय हो गया, वो सामाजिक काम भी करते रहे हैं। जैसे हमने बात की थी वहां पे लोगों से, तो उनका मानना है कि जैसे कोई लड़की का दहेज का केस हो जाता है तो वो थाने की बजाय बाहर की बाहर समझौता करवाने की कोशिश करते हैं। थाना कोर्ट, मतलब जो गरीब तबका है वहाँ का, उनको थाना कोर्ट वो देखने ही नहीं देते। उनका एक मतलब एक सामाजिक वे से उनका बहुत महत्व है उस एरिया में। भरत सिंह बेनीवाल का वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, नॉर्मल फैमिली है, खुद खेतों में काम करते हैं, पशुओं का काम भी खुद कर लेते हैं, मतलब किसी को फील ही नहीं होता कि एमएलए भी रहे हैं। पवन बेनीवाल को मेरे हिसाब से एक चीज का नुकसान होगा, क्योंकि पहले बीजेपी से टिकट लाए, अब कांग्रेस से। अच्छा, जब इनेलो की सरकार थी, जब इनेलो में भी उनकी भागीदारी रही है, कहीं ना कहीं लोगों में एक ही है कि भाई ये तो हर पार्टी में जा रहा है, लोगों से हर बार किसी न किसी नेता के बारे में बोलता है, फिर उसका विरोध करता है, तो लोग में है कि ये इसकी विचारधारा दिन रात बदलती रहती है, तो इस प्रकार भी उसको ये वो सत्ता की मलाई खाने वाली बात आ जाती है। नुकसान इनेलो में थे तो इनेलो में मलाई चटकी है, बीजेपी में थे सत्ता में थे। अब ये होगा कि 2 साल जा चुके हैं, लोगों में इनका विरोध हो चुका है किसान आंदोलन को लेके, तो क्यों ना इस टाइम यहाँ से क्विट किया जाए, तो उन्होंने इस टाइम पे यहाँ से क्विट किया है। अच्छा, जैसे पवन बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं। बिल्कुल आरोप लगा, नशे का कारोबार करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले। कितनी सच्चाई है वो तो वहाँ के लोग जानते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम जो लोग कह रहे हैं उनका विचार, अपना अनुभव वहाँ का साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उन पर आरोप लगते हैं कि वो चिट्टे का नशा परोसता है वहाँ के लोगों में, वहाँ के युवाओं में। तो कितनी सच्चाई है वहाँ के तो धरातल पर जो लोग हैं वो बताएंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा ज्यादातर हम लोगों से बात करते तो यही सुनने को मिलता था कि पवन में और भरत सिंह में दिन रात का मतलब अंतर है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनाव में पड़ता वो देखने वाली बात है। उनके गाँव में भी गया था, दड़बा कला में, तो ऑन कैमरा तो लोग कह रहे कि हमारे गांव का प्रत्याशी है, उनको टिकट मिली हुई है, हम उनको वोट देंगे। जैसे ही हमने अपना काम कंप्लीट किया, कैमरा ऑफ हुआ, उसके बाद लोगों के विचार बिल्कुल चेंज थे वहाँ पे, कि बोले हमारे गांव का एक और प्रत्याशी था, अगर टिकट मिलती तो प्रत्याशी वो बनते, और हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं, अब वो किस तरफ मूव करने के लिए बोलेंगे। तो अब देखो, उन्होंने कुछ ज़्यादा सा कांग्रेस को सपोर्ट किया नहीं है, हालांकि उन्होंने विरोध भी नहीं किया ज़्यादा,
लेकिन वो उन्होंने अपना कान का ऑपरेशन करवा लिया, वो इलेक्शन से ऑलमोस्ट बाहर ही निकल गए थे। जैसे मैं दड़बगला गांव में गया था, वहां पर लोगों से बात की थी, ऑफ कैमरा की बात करूँ या ऑन कैमरे की बात करूँ, वहां पर लोगों का कहना था कि भरत सिंह को और पवन बेनीवाल को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जब बात करते हैं पारिवारिक दुश्मनी लंबे समय से है, बहुत लंबे 50 साल पुरानी दुश्मनी है भरत सिंह बेनीवाल और पवन सिंह बेनीवाल की। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका प्यार बढ़ रहा है आपस में, क्योंकि दुख सुख में वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये भी देखने वाली थी, गांव वाले चाहते थे कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाए। हम बात करते हैं गोविंद कांडा की। गोविंद कांडा की बात करें तो साथियों, गोविंद कांडा भारी उम्मीदवार माना जा रहा है। जैसे बीजेपी और जेजेपी पार्टी का गठबंधन है, आज हरियाणा की सरकार है मौके पर, तो कहीं ना कहीं लोग देख रहे थे कि मीनू बेनीवाल को टिकट मिलेगी, जो कि दुष्यंत चौटाला के मजबूत साथी माने जाते हैं। तरका वाली गांव आता उनका, शुरुआती दौर में उनका नाम चला कि मीनू बेनीवाल टिकट लेके आएंगे। बाद में कहीं ना कहीं एक दिन पहले 2 दिन पहले गोविंद कांडा का नाम आया मीडिया में कि गोविंद कांडा टिकट लेके आ रहे। क्योंकि गोविंद कांडा जो हैं, गोपाल कांडा जी हैं, ये अजय चौटाला की फैमिली के भी काफ़ी करीबी हैं। पीछे इनके काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए थे गोवा में, अजय चौटाला और ये अपने दिग्विजय चौटाला भी वहाँ गए हुए थे, इनके साथ इकट्ठे बैठे हुए थे। तो इनके आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं दोनों के। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जेजेपी ने ही इनको सपोर्ट किया टिकट के लिए, वह जेजेपी खुद नहीं लड़ेगी। बीजेपी ने भी हाथ खींच लिए थे कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं लड़वाने के लिए, तो इनका नाम आगे जेजेपी पार्टी की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि नज़दीकी संबंध भी थे। वो खुद भी अपना जोर लगाएगी जेजेपी पार्टी यहाँ से। जेजेपी पार्टी की बात करें तो हम जेजेपी पार्टी का एक भविष्य टिका हुआ है इस चुनाव पे। जैसे अभय सिंह चौटाला का भविष्य भी इस चुनाव पे टिका हुआ है। अगर अभय सिंह चौटाला इस चुनाव को जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि लोगों में एक आस है भी। उसमें आंदोलन में इस्तीफा दिया, किसान आंदोलन में, वहाँ के लोगों से हम बात करते थे कि इस्तीफा दिया है क्या अभय सिंह चौटाला ने, कि कुछ फर्क पड़ेगा। तो कुछ लोगों का कहना था कि अगर इस्तीफा दिया है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये बात भी सभी के अपने विचार, हर जगह ये बात सुनने को मिली है। इस्तीफा दिया तो वो दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। किसी किसान के बेटे को टिकट देते तो मतलब चुनाव से इस्तीफा देने का मतलब फायदा मिलता, लेकिन छोड़ने का फायदा इनेलो पार्टी का इसके ऊपर एक मत है कि हमने इस्तीफा भी पूछ कर दिया था हमारी जनता से। पहले वहाँ उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की थी, रैली में बहुत सारे लोग उमड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ अब किसानों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक विधायक हूँ, विधायक होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और मैदान में आइए किसानों के साथ, क्योंकि अगर आप इस्तीफा देते हो तो आपके देखा देखी और लोगों में भी असर जाएगा और जो विधायक उन पर भी प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है वो भी इस्तीफा दे दें साथ के साथ में। गोविंद कांडा की हम बात कर रहे थे। गोविंद कांडा की जैसे मैं ऑफ कैमरा लोगों से बात कर रहा था हर गांव में, तो गोविंद कांडा की एक छवि की बात करें तो हम, एक जो गीतिका का वो उन पर आरोप है कि गीतिका शर्मा का उन्होंने एक रेप किया है, तो उसका उन पर आरोप चल रहा है, वो बेल पर बाहर हैं। तो एक चीज ये भी सुनने को मिलती है कि अगर बीजेपी से टिकट ना लेकर अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं गोविंद कांडा को फायदा मिलता। चुनाव के जीत के नजदीक पहुंचते या नहीं पहुंचते वो तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा मिलता, क्योंकि उनकी आपसी मतलब जो छवि बताई जा रही है ग्राउंड लेवल पर, लोग कह रहे हैं कि जो भी उनके दरबार पर जाता है गोविंद कांडा या गोपाल कांडा के घर पर, कहीं ना कहीं उनको फायदा मतलब या कोई ना कोई काम होता है उनका। ये बात बिल्कुल जायज़ है। मेरा भी ये मानना है कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ते वहाँ से ज़्यादा अच्छा रहता उनके लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी एक प्रत्याशी मैदान में आता, चकोनिया मुकाबला होता वहाँ पे, तो इतने उसमें है ना, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होते स्ट्रॉन्ग होते सारे के सारे, इलेक्शन और ज़्यादा टाइट होता। हाँ, उनकी आपसी छवि बता रही है कि भाई उनकी छवि अच्छी है वहाँ पे के लोगों में। जो ये रेप वाला लगा हुआ मामला, तो उसको लेकर लोगों में ज़्यादा वो नहीं है कि भाई इस पर केस लगा हुआ है। जो पार्टी में एक्टिव कार्य करता है किसी भी पार्टी में, उनको लगता है कि ये हुआ है गलत, लेकिन जो आम जनता है उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। हम बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे क्या फ़र्क पड़ेगा, बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 2-3 लोगों ने तो ये कहा कि इसको झूठा फंसाया गया है। उस कैमरे की बात है कि गोपाल कांडा को झूठा फंसाया गया, लेकिन जो कानून है वो बताएगा झूठा है या सच है, कार्रवाई चल रही है। तो हम बात कर रहे थे मीनू बेनीवाल की। अगर मीनू बेनीवाल को टिकट मिल जाती तो वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जेजेपी के सिंबल पर, कहीं ना कहीं वो हारते तो बीजेपी की बजाय ज्यादा इफेक्ट जेजेपी को पड़ता, क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला के करीबी साथी हैं। तो हम बात करें अभय सिंह चौटाला की, हम बात करेंगे अब एग्जिट पोल की, अपना जो भी अनुभव है वो बताएंगे क्या मामला हो सकता है हमारे हिसाब से, उस पर बात करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया उपचुनाव में। उपचुनाव में इस्तीफा देने का उसको क्या फायदा मिलेगा,
वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने 50 गांव में गया हूँ, 50 गांव का मैंने सर्वे किया है। राकेश जी ने भी अपना सर्वे किया है, वो भी अपना थोड़ा बहुत अनुभव हमें बताएंगे। राकेश जी, जैसे मैं 50 गांव में गया तो लगभग 73 गांव आते हैं विधानसभा में, इलाहाबाद विधानसभा में। ढाणी वगैरह लगाकर 76 गांव आते हैं, मतलब ढाणी जो खेतों में मकान बना रखे हैं उसको उस एरिया में ढाणी बोलते हैं। जैसे हरियाणा की दूसरे क्षेत्र की बात करें, खेतों में मकान बना लेते हैं तो उसको कहते हैं भाई खेतों में रहता है, खेतों में रहता है, वो ढाणी बोल देते लेकिन हैं। इनके यहाँ ढाणी शब्द ज्यादा प्रचलित है। 2-3 परिवार रह जाते हैं तो उसको एक पंचायत का ही रूप दे देते हैं, पंचायत पास बना देते हैं। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, हम 50 गांव में गए। स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत की बागड़ी बेल्ट से, किशनपुरा गांव बता रहा था मैं, किशनपुरा गांव से शुरुआत की मैंने। वहाँ लोगों से बात करता था तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, किसान आंदोलन का असर बिल्कुल ना के बराबर था। बागड़ी बेल्ट में किसान आंदोलन जैसे बात करते थे, हम कहते थे कि अब बीजेपी के नेता आएंगे तो कितना असर है आपके किसान आंदोलन का आपके गांव में, तो बोलते थे कि हमारे गांव में तो कुछ भी असर नजर नहीं आ रहा, बहुत असर है हमारे गांव में किसान आंदोलन का, लेकिन कहते थे कि कोई बीजेपी का नेता या जेजेपी का, सभी का स्वागत करेंगे। बागड़ी बेल्ट की एक कहावत थी कि किसी का विरोध नहीं करेंगे, सभी का स्वागत करेंगे, क्योंकि आपसी भाईचारा हम खराब नहीं करना चाहते गाँव का। फिर वहीं पर मैं सरदार बेल्ट में गया, सरदारों के 10-12 गांव आते हैं विधानसभा में। सरदार बेल्ट में एक किसान आंदोलन का असर दिखाई देता है, वहां बहुत ज्यादा असर था, जहां जहां विरोध होता है। अब कागदाना रैली की बात करें, बागड़ी बेल्ट को छोड़कर सरदार ही शिफ्ट हो रहे थे हर जगह विरोध करने के लिए। कागदाना हो या जमाल हो या पोड़का हो, हर जगह मतलब सरदार बेल्ट जो गांव थे ना, तो वही शिफ्ट हो रहे थे विरोध, क्योंकि किसान आंदोलन में सिखों की अहम भागीदारी है। तो वो तो उनका पंजाब से लेके हरियाणा से लेके चाहे कहीं भी चले जाओ, सिख कौम ने इस चीज को अपने ऊपर लिया हुआ है बिल्कुल प्रॉपरली। किसान आंदोलन की शुरुआत की है तो इसको उठाना पड़ेगा। तो ये तो उनका हर जगह बिल्कुल प्रॉपरली विरोध करते हैं, डटकर विरोध किया इन्होंने जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो बागड़ी बेल्ट होगी और जो गाँव के जितने एरिया आ गए, वहाँ इतना ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला। एक बात ये भी राकेश जी, जैसे हम हरियाणा के दूसरे क्षेत्र की बात करें, वहां पर हम बात करते हैं, लोग सीधा बता देते हैं उन कैमरा भी, मैं तो वही चौटाला की वोट करूंगा, बीजेपी की वोट करूंगा, जो भी है जिसकी वोट करेगा सामने बता देता है। लेकिन वहां पर ज्यादातर बागड़ी बेल्ट की बात करें, वोटर साइलेंट है। वो कितनी चोट किस पार्टी को और किस उम्मीदवार को पहुंचाएंगे वो 2 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि जो साइलेंट वोट होता है वो बहुत खतरनाक होता है, समझ से लेगा, दिमाग से लेगा काम पूरा। तो देखते हैं वो कितना उन पर असर दिखाई देगा। इसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि वहां से जितने तीनों जो मेन प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, ये तीनों दबंग छवि के प्रत्याशी हैं। इनेलो का तो वहाँ शुरू से ही दबदबा रहा है, और कांडा जी भी बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, पैसे वाले भी हैं तो इनका अपना भी रुतबा है। पवन बेनीवाल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट है, तो इनकी अपनी तीनों के ना एक दबंग छवि है। मेरे ख्याल तो से कोई भी इनसे चीज़ भी ये लगता है, जैसे आपने दबंग छवि बताई है, जैसे गोविंद कांडा की हम बात कर रहे थे, गोविंद कांडा जो गीतिका वाला केस ना होता, अगर किसान आंदोलन ना होता, मेरे ख्याल से ये चुनाव बीजेपी निकाल देती, आराम से फिर निकाल देती है। मेरे ख्याल से चुनाव बीजेपी निकाल देती अगर वो गीतिका का केस ना होता गोपाल कांडा पर, और किसान आंदोलन ना होता। वहां के लोगों का जो मन था, सत्ता में भागीदारी का मन था। हम लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं मन था 3 साल कि भाई लंबा समय हो गया है विपक्ष में रहते हुए, इन लोगों का भी पता नहीं सरकार आएगी या नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उनका मन है कि भाई सत्ता में भागीदारी डालें हम। लेकिन मैंने अमन जी यहाँ पर एक चीज़ है ना बहुत सीरियसली नोट की है। कांडा जी 3 पार्टियों के प्रत्याशी थे, 3 पार्टियों की तरफ से, हलोपा, बीजेपी, जेजेपी, तो तीनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा यहाँ पे। तो जो मेन बीजेपी और जेजेपी की तरफ से ही मान लो आप, तो जो गोविंद कांडा जी हैं और बीजेपी जेजेपी की जो मैनेजमेंट है ना, इनमें मैंने है ना आपस में वो सेटिंग वाला सिस्टम नहीं देखा है, बस इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने भी जैसे मुझे ना इनके बीच में गैप नजर आया काफी। मैं बीजेपी दफ्तर में गया था 2 बार इंटरव्यू करने के लिए, वहां पर मैं माहौल देख रहा था, वहां का माहौल एक हिसाब से मेरे को फॉर्मेलिटी के हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी पार्टी इस चुनाव को लेकर एक फॉर्मेलिटी कर रही है, फॉर्मेलिटीज पूरी, मतलब बीजेपी पार्टी ने चुनाव दिल से नहीं लड़ा है। सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी उफान पे, सब उफान पे, लेकिन फॉर्मेलिटी मार रही थी कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव से पीछे हट। क्योंकि मैंने आज तक बीजेपी का जो इतिहास रहा है ना, वो हमेशा बीजेपी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट की वैल्यू बाद में होती है। यहाँ उल्टा काम देखने को नजर आया। जैसे जींद में उपचुनाव हुआ था, बीजेपी पार्टी ने पूरी जान झोंक रखी थी, क्योंकि कैंडिडेट सभी मजबूत थे। सुरजा वाले थे कांग्रेस पार्टी से और दिग्विजय सिंह चौटाला थे जेजेपी पार्टी से। कहीं ना कहीं जो जान बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर झोंकी, वहां पर नहीं झोंकी। क्योंकि
मैं भी कांडा जी से 2-3 बार मिलके आया हूँ इस सिलसिले में, उनका इंटरव्यू भी लिया गया, हमने दिखाया अपने चैनल पे भी। तो उनका सारा काम है ना अपने महल से चलता था। बीजेपी पार्टी ऑफिस अलग जगह है, वहाँ से बीजेपी की टीम आती, वो अपने मैनेजमेंट जो भी होता है उनका करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते वहीं से। मैंने फील्ड में बीजेपी के सपोर्टर वर्कर बहुत कम देखे हैं। हाँ, मैं लगभग पूरे हल्के में हम घूमे हैं, तो मैंने गांव-गांव में बीजेपी की टीम बहुत कम नजर आई है। अब बात करते हैं हम अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला को किसान आंदोलन का कितना फायदा मिलेगा, कितनी जीत हो सकती है, लगभग बताएंगे। हमें एग्जिट तो पता नहीं, 2 नवंबर को सभी को पता चलेगा क्या है मामला। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया राकेश जी। अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देते ही सरदार बेल्ट थी जो, वो पहले कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। हाँ, कांग्रेस के पहले जो सरदार बेल्ट थी इलाहाबाद में, वो कांग्रेस का वोट करते थे। लेकिन जब से किसान आंदोलन चला है, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया है, विपक्ष कहता है राजनीति कर रहा है, उंगली कटा के शहीद हुआ है। बहुत से नेता आरोप लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं ऑफ कैमरा लोग भी कहते हैं कि भैया अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, खर्च करवाया है, इलाहाबाद का समय बर्बाद करवाया है। लेकिन सरदार बेल्ट जो पहले कांग्रेस को वोट करती थी, अब कहीं ना कहीं इनेलो को वोट करी। उनका तो एक मेन मोटिव यही है कि हमने जो किसानों की सपोर्ट जो करता है ना, हमने उनको वोट डालना। हाँ, तो वो ओपनली आ चुके हैं इनके साथ। हम बात करें अब जो इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के लगभग हर गांव में मतलब असर इनेलो का कम हो गया था, काफी परिवार अलग होने की वजह से। लेकिन वहां की बात करें इलाहाबाद में, अभी भी इनेलो पार्टी का वही कार्यकर्ता है, वही जोश है लोगों में। जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो अभी भी बात चलती है। एक ताऊ था, जोगी वाला गांव था, जोगी वाला बॉर्डर के नजदीक है, बिल्कुल बॉर्डर के लगता गांव है। मैं उनसे इंटरव्यू में बात कर रहा था, ऑन द रिकॉर्ड वो वीडियो भी है मेरे चैनल पे, जोगी वाला गांव की। तो बुजुर्ग कह रहे थे कि मखा ताऊ क्या माहौल लग रहा है, तो ताऊ कह रहा था कि कांडे का माहौल लग रहा है। कांडे का। तो मखा ताऊ आप किसको वोट करेंगे, तो कह रहा था मैं तो भाई इनेलो को वोट करूंगा, गांव से जीतेगा तो कांडा, अरे लेकिन इनेलो को वोट करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने पूछा इनेलो को वोट क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, तो बोला मेरी तो पेंशन बांध रखी है। अभी भी कहीं ना कहीं जो देवीलाल के समय 100 रुपये पेंशन की शुरुआत हुई थी, तो उस समय अभी भी लोग कहीं ना कहीं एहसान मान रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर उस चीज का असर है। चौधरी साहब की उन चीजों का एहसान मान रहे हैं लोग। अच्छा, तो एक चीज ये भी है इनेलो को फायदा होने वाला। पहले जो सिरसा जिले की बात करें, पहले यहाँ पर टिब्बे होते थे, बड़े बड़े होते थे। चौटाला की सरकार आई या देवीलाल की सरकार आई, उसमें तो कहीं ना कहीं इन्होंने नहर की व्यवस्था की, रजबाए की व्यवस्था की। उससे मतलब लोगों में एक ये भी है कि भाई चौटाला परिवार ने कहीं ना कहीं हमें काम भी किए हैं और हमारी जमीन भी सुधरी है और 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो ना, उस एरिया में धान भी लगता है, कपास भी अच्छी होती है, गेहूं भी अच्छी होती है, तो फसल के अकॉर्डिंग वहां मतलब कोई ज्यादा सी कमी नजर आई नहीं है। एक चीज मेरे को वहां की अच्छी लगी, देखो हर जिले के, मैं जींद जिले की बात करूं, हम दोनों जींद जिले से हैं, इनका हल्का उचाना, मेरा हल्का जींद है। हम यहाँ की बात करें, यहाँ ग्राउंड की बात करें, यहाँ पर सड़क ऐसी है, शहर से अच्छी गांव की गलियां मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर सड़क व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया सड़क व्यवस्था लगी। बस एक गाँव में कमी लगी मेरे को, मिठनपुरा से करमसाना गाँव, वहां पर इतने गड्ढे थे कि गाड़ी गड्ढों में चली जाए, इतने गड्ढे थे करमसाना से, मिठनपुरा से करमसाना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सड़कों में भी मतलब लगभग ठीक है। इलाहाबाद काफी अच्छा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, 90 किलोमीटर का दायरा माना जाता है, एक तरफ साइड में मतलब कवर करें तो 90 किलोमीटर। और एक और जो मेन चीज है वो आपको बता देते हैं, एवरेज अगर निकाली जाए हर आदमी के हिस्से में 15 एकड़ जमीन आती है। जो जमींदार है, जो वहाँ के जमींदार बहुत बड़े जमींदार है, एक गांव में 100-150 एकड़ के पता नहीं कितने जमींदार मिल जाएंगे। वहाँ की और चीजें हम आपको बताते हैं। वहां पर जो सड़क है, सड़क के दोनों साइड पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लगभग हम जींद की बात करें या दूसरे एरिया की बात करें, रोहतक सोनीपत, सड़क के साइड में इतने पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। जो लोकल रोड है, लिंक रोड है, गाँव की तरफ जाता है, या जो मेन रोड पे भी इतने नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं। तो वहां पर कोई भी रोड, किसी भी सड़क की बात करें हम, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरी चीज मेरे को ये लगी कि वहां पे अपराध कम है। हाँ, रात के टाइम भी है ना, मतलब सब लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं। वहां पे रात के 2 बजे 3 बजे कोई लेडीज भी, मैं कह रहा हूँ कि सड़कों पे चली जाए ना, वहां पे इतना अपराध कम है। वहां के लोगों में इतनी शांति, इतना भाईचारा है कि मतलब आराम से हम सड़कों पे घूम सकते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र की बात करें तो शाम होते ही मतलब जान का खतरा लगता है। बिल्कुल है, हमारे यहाँ जींद में देख लो, न्यूज़पेपर कोई भी उठा के देख लो, दूसरे दिन मर्डर हो जाता है। अभी मंडी की बात करें, दिन दहाड़े 10 लाख रुपए लूट लिए।
तो यहाँ पर चलता रहता है। तो एक चीज वहाँ पे ये भी है कि जो एवरेज है लिंग अनुपात है वहाँ की बात करें तो हम 1000 लड़कों पे 1300 लड़कियां हैं। लड़कियां ज्यादा हैं उस एरिया में। वहाँ पे मतलब 1000 लड़कों पे 1300 लड़कियां है, वो भी बहुत अच्छी बात है एलनाबाद की। तो अभय सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का कुछ परसेंट फायदा मिलेगा। जो राकेश टिकैत आए थे उसका भी शायद मेरे को लगता है ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 या 3% का फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2-3% यहाँ पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि उपचुनाव है। क्योंकि एक बार जो वहाँ कलश यात्रा निकाली गई थी लखीमपुरी में, जो जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई थी, तो किसान मोर्चा की तरफ से उसकी कलश यात्रा निकाली गई थी, काफी गांव से होके गुजरी है वो। तो उसके बाद भी थोड़ा सा माहौल वहाँ बदला है। हाँ, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन, कुछ बड़े बड़े नेता है, इन्होंने रैलियां की हैं, 2 नाथुश्री चोपटा में भी की है, एलनाबाद में भी की है, एक किस्म का रोड शो भी इन्होंने निकाला है। तो उसके बाद जो शुरू में जो नजर आ रहा था कि किसान आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद वो माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब बात करें जैसे कि शुरुआती दौर की बात करें, अभय सिंह चौटाला शुरुआती दौर में ही आगे रहे हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं पवन बेनीवाल। हम शुरुआती दौर का आंकड़ा बताते हैं आपको। अभय सिंह चौटाला चुनाव के शुरुआती दौर में 55 से 60 हजार के बीच में रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूं, और 40 से 45 हजार के बीच में पवन बेनीवाल रहे। बिल्कुल। और 25 से 30 हजार के बीच में गोविंद कांडा जब चुनाव शुरुआत हुआ। लेकिन आखिरी दौर की बात करें, अभय सिंह चौटाला, पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा, कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल को पछाड़कर गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर आ गए। बिल्कुल आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में सुनने को मिलता है चुनाव का माहौल बदल सकता है अगर पवन बेनीवाल कुछ गड़बड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे नीचे बीजेपी का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब माहौल चेंज हो सकता है। देखने वाली बात है कि पवन बेनीवाल से कितने वोट डाइवर्ट होते हैं अगर वो बीजेपी की नीचे नीचे मदद करते, क्योंकि वहां का लोगों का कहना था कि आखिरी दौर की बात कर रहे हैं, जब ये चुनाव आखिरी उस पर आ चुका है, लोगों का कहना था कि भाई अभय सिंह चौटाला वहां के दबंग नेता माने जाते हैं, लंबे समय से विधायक है, भाई इनको हरा के आप खुद की राजनीति चमका सकते हैं, एक बार इसको हरा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं कि कितना असर दिखाई देगा इस चीज का। मेरे ख्याल से तो मेन जो देखने वाली बात है वो ये रहेगी, जो भरत सिंह बेनीवाल का जो वोटर जो सपोर्टर था वो किस तरफ मूव करता है, वो पूरे इलेक्शन की रूपरेखा चेंज कर देगा। बाकी अभी वो भरत सिंह बेनीवाल की बात करें, भरत सिंह बेनीवाल ने शुरुआती दौर में भी कहा था कि मैं, जब उन्होंने फैसला लिया था कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कोई हाईकमान का नेता आएगा तो वो उनके साथ रैली या किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में ऐसा कुछ नजर आया नहीं, नजर नहीं आया। उन्होंने ऑपरेशन करवाना था, वो रियलिटी है, उनके वहां पर रिशोली थी, वो सच्चाई है। क्योंकि जब हमने इंटरव्यू किया था उस टाइम उन्होंने रिशोली हमें दिखाई थी, तो वो कह रहे थे कि हमें रिशोली है, तो वो लगभग सच्चाई, बीमारी किसी इंसान के बारे में बात हुई थी। लेकिन फिर उनका जो वोटर है जो वेट कर रहा है कि हम अब करें क्या, ये काफी कुछ उनके इशारे के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट के लिए बोला है या कुछ भी नहीं बोला है, ये तो 2 तारीख को पता चल पाएगा। नीचे कह रहे हैं कि जैसे भरत सिंह बेनीवाल लोकदल को समर्थन देंगे, वहां के लोगों का कहना है कि नीचे नीचे लोकदल को समर्थन देंगे। ये भी देखने वाली बात है, चुनाव का जो रिजल्ट बताएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल हम बात करते हैं आंकड़ों की, क्या लगता है हमें आंकड़ों के हिसाब से? एक और छोटी सी चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभय सिंह चौटाला जी 2 बार अशोक तंवर जी से मिले हैं, उनका अपना भारत मोर्चा के नाम से मोर्चा बना हुआ है एक। तो हाँ, अशोक तंवर अहम भूमिका इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एससी समाज से बिलोंग करते हैं, तो और ये उनका अपना लोकसभा क्षेत्र रहा है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एमपी भी थे, तो उनका इस सीट के ऊपर काफी प्रभाव है। मैंने भी लोगों से जैसे गए इंटरनली बहुत बार पूछा है, मान के चले मैं उनका यहाँ पर क्या। हाँ, अशोक तंवर हमारे हिसाब से 3 या 4 हजार वोट बिल्कुल करेंगे, ज्यादा तो करेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है, ना कोई उनके पास कोई पद है फिलहाल। क्योंकि वो पीछे अब 22 तारीख से उन्होंने भी हल्के में जाना शुरू कर दिया था अपनी टीम के साथ, तो कई जगह हम भी मिले थे उनसे, तो उनका बहुत असर देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं अशोक तंवर की बात करें, पहले भतीजों की नैया पार लगाई, अब चाचे की नैया पार लगाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले दुष्यंत चौटाला का साथ दिया उन्होंने, 10 सीट निकाल के आए, अब अभय सिंह चौटाला का साथ देंगे, तो देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है हमें नैया पार होगी, जो आंकड़ा हमारे पास है। ये जो चीजें, ये वोटों का सारा समीकरण बिगाड़ देते हैं, क्योंकि अशोक तंवर एक चेहरा भी बड़ा हो चुके हैं। देखो कोई भी चीज है ना, एक चेहरे पे डिपेंड करता है चुनाव। मीडिया में एक बार आ जाता है अशोक तंवर ने साथ दिया, वोट हो ना हो, लेकिन एक सपोर्ट मिलने से, बहुत सारा मिलने से चुनाव का माहौल बदलता है।
अब मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ, फिर राकेश जी भी अपना आंकड़ा बताएंगे क्या उन्हें लगता है किस हिसाब से। तो 73 गांव की मैं बात कर रहा था, इसमें जो लोकसभा क्षेत्र है, सॉरी जो विधानसभा क्षेत्र है इलाहाबाद का, उसमें 73 गांव है, टोटली डाणी वगैरह लगाकर 76 हैं। मैंने टोटली 50 गांव किए हैं, 50 गांव में मैं गया हूं जिन पर मैंने रिपोर्टिंग की है। और लगभग 1-2 गांव, 52 या 53 गांव की बात करूं तो मैं वहां पर मैं गया हूं ऑफ कैमरा। तो लोग क्या कह रहे थे, हम विचार नहीं रखेंगे। लोगों में डर इतना था कि मैं क्या बताऊं। मैं हर गांव में जा रहा था, लोगों से कह रहा था कि आप डर क्यों रहे हैं। वो बोले हमारा भाईचारा खराब हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया आपका माहौल बताओ, बस हमें किसका माहौल लग रहा नहीं, है। उन्होंने क्या कभी खुल के बात की? तो बात नहीं की। 2-3 गांव में मेरे को वैसे ही निराश होकर वापस आना पड़ा। लगभग मैंने 50 गांव में दौरा किया। तो टोटल वोट है जो इलाहाबाद विधानसभा की बात करें तो 1,86,000 कुछ है। पोलिंग की बात करें, उपचुनाव होता है जो एक सरपंची के चुनाव की तरह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको हर कार्यकर्ता, हर गांव का जो वर्कर है पूरे दिल से लड़ता चुनाव को। वोटर कहीं भी उसको लेके आएंगे। मेरे हिसाब से 1,55,000 के करीब पोलिंग होगी। पोलिंग इतनी लगा सकते हैं क्योंकि काम का समय है। कुछ लोग मतलब काम को ज्यादा महत्व देते हैं यहाँ के लोग, तो क्या पता वोट करने आए या ना आए। ये मेरे हिसाब से लगभग 50 के आसपास, लगभग 55 50 या 55 पोलिंग हो सकती है। हम बात करते हैं हम जातीय समीकरण की। जातीय समीकरण सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक है यहाँ पर, 70,000 के करीब जाट वोट बैंक है। जाट नेता है अभय सिंह चौटाला। हम उनकी बात करें तो 33,000 के करीब, मेरे हिसाब से 33,000 वोट ले जाएगा। 70,000 में से कम आप मान के चलो 64 या 65,000 पोलिंग होगी जाटों की वोट। बिल्कुल आराम से। तो 33,000 अभय सिंह चौटाला को जाट वोट बैंक मिलेगा। और अनदर कास्ट में जो भी बात करें हम, अन्य जातियों में कहीं ना कहीं वहां पर एक चीज देखने को मिली। अन्य जातियों में दूसरी राजनीति की बात करें तो जो अन्य जातियां हैं, पहले कांग्रेस का वोट बैंक होती थी, यहाँ की बात करें जींद किया, तो अब वो बीजेपी का बीजेपी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन वहां की बात करें, वहां पर अभी भी अभय सिंह चौटाला के साथ बहुत सी जातियों के लोग हैं। उसका फायदा अभय सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग अभी भी अभय सिंह चौटाला को पसंद करते हैं, काम से करते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। तो 70,000 के करीब जाट वोट बैंक बताया, 33,000 को मिलेगा हमको। टोटल वोट बैंक 186 है। तो लगभग हम मानकर चले जो किसान आंदोलन का असर दिखाई देता है, पहले वो 55 से 60 के बीच में हमें दिखाई दे रहे थे। अब मेरे अनुभव या मेरा जो काम था ग्राउंड पर, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि अभय सिंह चौटाला 65,000 से और 70,000 के बीच में रहेंगे। हमारा भी यही, हमने भी बैठ के अनुमान लगाया था किस किस को कितने कितने वोट जा सकते हैं। मार्जिन की तो हमारा भी नियर अबाउट 70,000 के मार्जिन की बात करें, अभय सिंह चौटाला का जो मार्जिन रहेगा मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 के बीच में भी रहेगा। अगर कुछ कोई भी नेता नीचे ही नीचे कोई गड़बड़ नहीं करता है तो मतलब 20 प्लस होने के चांसेस हैं, कुछ परसेंट चांसेस हैं, 20 प्लस जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000 के बीच में अभय सिंह चौटाला रहेंगे। बिल्कुल। बात करें गोविंद कांडा की, गोविंद कांडा का मेरे को लगता है कि 40 से 45,000 या 45 से 50,000, लगभग 40-50 लगा लो, 40 या 50,000 के बीच में रहेंगे गोविंद कांडा। एक चीज गोविंद कांडा की दिखाई देती थी, वहां पर लोग बात करते थे कि गोविंद कांडा पैसे की बारिश करेगा। तो लोगों में एक ये थी कि भाई गोविंद कांडा पैसे फाकेगा, गोविंद कांडा पैसे देगा। लोगों का कहना था कि गोविंद कांडा से पैसे लेंगे, वोट और कहीं डालेंगे। हाँ, ये बात एक गांव में जनसभा हो रखी थी, तो वहां पे अभय सिंह चौटाला जी भाषण दे रहे थे कि बागड़ी लैंग्वेज थी उनको, मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई पैसे देने वाले आएंगे, पैसे ले लेना उनसे, मगर वोट अपने ही देना। उन्होंने बिल्कुल ओपनली स्टेज से बोली थी ये बात। तो उसका भी कहीं ना कहीं देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, कितना क्या कन्वर्ट होता है पैसों के मामले। क्योंकि चुनाव में कोई भी चीज है, पैसे है या दारू है, हर नेता करता है, ऑफ रिकॉर्ड करता है, कोई भी चीज है, ये चीज होती है। तो ये भी देखने वाली बात है कितना असर दिखाई देता है इन चीजों का, कितना नहीं असर दिखाई देता। तो अब बात कर रहे थे हम आंकड़ों की, चल रहे थे हमारे हिसाब से 15 से 20 के बीच में हमने अभय सिंह चौटाला बताया। अब पवन बेनीवाल की बात करें, पहली बात तो पवन बेनीवाल को टिकट मिलना कांग्रेस के लिए एक हानिकारक हुई बात, क्योंकि अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मारी है कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को टिकट देके। भरत सिंह बेनीवाल अच्छी पोजीशन में थे और चुनाव को शायद मेरे हिसाब से निकाल भी देते इस चुनाव को अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट, क्योंकि लोगों की इस टाइप की आवाज आई है सामने निकल के। पवन बेनीवाल की बात करें तो पवन बेनीवाल का चुनाव शुरुआती दौर से कभी उठा ही नहीं। पवन बेनीवाल जो उसका आंकड़ा था पार्टी का और जो उसका पर्सनल वोट बैंक हमें लग रहा था कि मतलब जो भी उसका लग रहा था 40 से 45,000 के शुरुआती दौर में कि वो है, तो लेकिन उसका चुनाव शुरुआती दौर से उठा ही नहीं। एक मेन कांड रहा है हरियाणा कांग्रेस में फूटबाजी। यहाँ पे गुट बने हुए हैं, हुड्डा ग्रुप, शैलजा ग्रुप, सुरजेवाला ग्रुप, किरण चौधरी ग्रुप।
मतलब बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, उसका भी बहुत मतलब नुकसान है। बड़े बड़े नेता गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी समय वहां पर चुनाव में रहे हैं, लेकिन जैसे हम किरण चौधरी की बात करें, एक दिन वहां पर या 2 दिन लगा के आई है। सुरजावाला शायद मेरे हिसाब से एक दिन भी नहीं गया है। तो बहुत सी चीजें हैं। एक दिन कुलदीप बिश्नोई जी भी गए हैं। जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो एकत्रित होके एकता से चुनाव लड़ती है, लेकिन जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक फुटबाजी में मर जाती है। भाई ये तो इसके कैंडिडेट या हुड्डा साहब के टिकट दिलवाई है, हुड्डा साहब ने टिकट दिलवाई है तो हम क्यों मदद करें, शैलजा ने टिकट दिलवाई तो हम क्यों मदद करें। कहीं ना कहीं कांग्रेस फुटबाजी में गई है और इस चुनाव का उन्हें हार का सामना देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दिन से उसका चुनाव नहीं उठा है। फुटबाजी ही नजर आए हमेशा, फुटबाजी। इसी चीज का बेनिफिट अभय सिंह चौटाला को हुआ है। हाँ जी। तो अब बात करें हम निर्दलीय, टोटल 19 कैंडिडेट है, 18-19 कैंडिडेट है टोटली। तो हम बात करें जैसे निर्दलीय कैंडिडेट है उनकी बात करें, विकल्प प्रचार की बात करें, मेरे हिसाब से विकल्प प्रचार 1500 वोट के करीब लेके जाएगा। नहीं, मुझे तो 1000 के आसपास ही नजर आ रहे हैं। 1000 हाँ बस 1000 या 1500 वोट, क्योंकि कोई भी चीज होती है, कोई भी पर्सनल, क्योंकि लंबा समय हो गया उन्होंने भी किसान आंदोलन, या मतलब पहले भी बता रहे थे कि मैं लेक्चरर की जॉब छोड़ के इस लाइन में आया। उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कितना वोट बैंक। मेरे हिसाब से कई बार क्या होता है चुनाव के समय गलती से भी वोट आ जाते हैं निर्दलीयों को। तो और एक लुदेसर गांव से खड़े हुए चरण सिंह, हाँ चरण सिंह, वो इफेक्ट करेंगे काफी। हाँ, वो गांव में काफी उनका असर देखने को मिला है। लुदेसर गांव में और वो इनेलो का गढ़ होता था वो गांव, तो वहां पर 2500-2600 वोट है वहां पे। इनेलो को काफी नुकसान होने के चांसेस। तो 2200 पोलिंग हो गए, तो मेरे हिसाब से वहां पर इनेलो को कहीं ना कहीं वहां पे नुकसान होगा। तो क्योंकि आज 6 बजे पोलिंग खत्म हो चुकी है, तो अभी हम अपना जो एग्जिट पोल है वो हम बता रहे हैं, इस हिसाब से हमारे हिसाब से रह सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट कहां पर आज के टाइम खड़ा है? अभी तक तो जो असर दिखाई दे रहा है वो इनेलो का ही बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से भी इनेलो ही ये सीट आराम से निकाल लेगी। राकेश जी, एक चीज देखने को मिली, जैसे दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर वहां पर गई, वहां के लोगों में कोई ज्यादा रुचि नहीं है कि कौन आ रहा है। नहीं, उन लोगों का ना पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। क्योंकि मलिका गांव में पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे 2019 में, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, अभय सिंह चौटाला का विरुद्ध, मतलब उन्होंने रैली की थी बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो वो आए थे, तो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आए थे, हुड्डा आए थे, कोई ज्यादा फर्क, कोई ज्यादा उनको ज्यादा असर नहीं है। लोगों में एक विचारधारा बनी है, भाई इनेलो को वोट डालनी तो डालनी। दूसरी बात, जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं या वहां के लोग इस चुनाव को एक चौधर के हिसाब से देख रहे हैं, भाई अभय सिंह चौटाला हार गई तो बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। अपना आदमी अपना ही होता है, अपना होता है। तो लोगों में, वहां के लोगों में ये सोच भी देखने को मिली। और बिल्लू की, मतलब अभय सिंह चौटाला जो उनको लोग बिल्लू के नाम से जानते हैं उस एरिया में, तो उनकी एक ही जो मेन कमी जो नजर आई, जो लोग कहते हैं कि वो थोड़े से ना उनका मूड देखना पड़ता है, थोड़े से खड़ूस है, बात करेंगे नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी उनकी सारी पॉजिटिविटी थी लोगों के मन में। वह काम भी करवाते हैं, और जो इस चीज का एक बार यस कर दी वो काम हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि चौटाला परिवार की बात करें, देवीलाल के जो लड़के हैं, 5 लड़के हैं देवीलाल के, तो हम बात करें कोई किसी पार्टी में, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, कोई बीजेपी पार्टी में भी है, कोई कांग्रेस पार्टी में भी है, वो कह रहे हैं कि भाई ऊपरी तौर पर, लोगों का कहना है कि ये ऊपरी तौर पर बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के साथ अलग अलग कह रहे हैं कि इनका साथ देंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोगों का मानना है, वहां के लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं वो अभय सिंह चौटाला को समर्थन करेंगे, नीचे नीचे वोट डलवाएंगे जो कांग्रेस में है या बीजेपी में। क्योंकि इस परिवार से अभी इस गवर्नमेंट के अंदर भी 5 MLA बने थे एक साथ, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, इनेलो से भी। तो सुनने में यही आता है कि उन्होंने आपस में मिलके ही इलेक्शन लड़ा है सब जगह से। उसने उसकी दुष्यंत चौटाला को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी हम बात करें। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ दिल से लगे हुए हैं इस चुनाव में, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की राजनीति इस चुनाव पर टिकी हुई है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी सोचते हैं, अगर अभय सिंह चौटाला हार जाते हैं, जो जितने भी वर्कर इनेलो पार्टी में है वो कहीं ना कहीं निराश होकर वापिस आपके पास आएंगे, जेजेपी पार्टी में आएंगे। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला या जेजेपी पार्टी सोचती है कि अभय सिंह चौटाला का ये चुनाव हारना जरूरी है। हाँ, वो बिल्कुल दिल से इस इलेक्शन को वो देख रहे हैं कि भाई हमें ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है। हाँ, जीतना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो सिस्टम मैंने पहले भी देखा, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, बीजेपी इस इलेक्शन में उतना जोर नहीं लगा पा रही है। दोनों कांडा और बीजेपी दोनों अलग अलग चीजें और अलग अलग टीमें नजर आई इस इलेक्शन में, और उनकी अगर इलेक्शन में पिछड़ते हैं तो इनके पिछड़ने का सबसे मेन रीजन यही रहेगा, आपस का इनका ट्यूनिंग उतनी सॉलिडनेस नजर नहीं आई इनकी ट्यूनिंग की। अभय सिंह चौटाला अगर ये चुनाव निकालते हैं तो डबल पावर के साथ काम करेंगे, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव है विधानसभा के, 2024 में चुनाव होने हैं।
किसान आंदोलन के कारण बहुत सारा नुकसान दुष्यंत चौटाला का हुआ है, क्योंकि बहुत से वर्कर, गांव दर गांव बात करें, हम कोई राजनीतिक उस पर बात नहीं करेंगे, गांव दर गांव बात करें, किसान आंदोलन में बहुत से कार्यकर्ता जेजेपी को छोड़कर इनेलो पार्टी का दामन थामा है। हाँ, अब कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला इस चीज का फायदा उठाएंगे, किसान आंदोलन का फायदा उठाएंगे, और कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे। अगर अभय सिंह चौटाला इस चुनाव को हार जाते तो जेजेपी इनेलो के वर्करों को लेने की कोशिश वो उनको टेक ओवर कर लेती। तो फिलहाल तो सिचुएशन ऐसे लगती है कि अभय सिंह चौटाला इस सीट को एक तरफा निकाल देंगे। तो बाकी 2 नवंबर को पता चलेगा। हमारा लगभग था, हमारा जो कोई असली सर्वे है, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, वो हम बता रहे हैं क्या हमें वहाँ पर ग्राउंड पर महसूस हुआ, क्या चीज़ें थी। अब एग्जिट तो प्रॉपर सही रिपोर्ट तो 2 तारीख को पता चलेगी। हमारा जो आंकड़ा था हम बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से तो बस यहीं तक हमारी बात थी, और तो कुछ नहीं, बस यही चर्चा थी हमारी। तो हमने वहाँ का जो अनुभव था, वहाँ के लोग थे, वहाँ की सोच थी, बहुत अच्छी लगी। वहाँ के लोग बहुत भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, अपराध कम है वहाँ के क्षेत्र में जैसे दूसरे क्षेत्रों की बात करें। बाकी माहौल अच्छा है। बस हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहेंगे राकेश भाई, कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। लोगों में डर है, उम्मीदवारों से डरते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के जो कैंडिडेट है वहाँ से उनसे डरते हैं, या ऐसे हाल है वहाँ का। तो वहाँ पे तो कोई गांव का सरपंच होता है या कोई जिला परिषद होता है, उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, उससे अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। तो विधायक से तो क्वेश्चन करना बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री के पास जाना तो बहुत दूर की बात है। वो इतना सोचते भी नहीं, वो लोग सोचते नहीं है इतना। तो साथियों, ये हमारी रिपोर्ट थी एलनाबाद उपचुनाव की। कौन जीतेगा एलनाबाद उपचुनाव, कौन है एलनाबाद की पसंद। तब तक के लिए नमस्कार। 2 तारीख को देखते हैं क्या रहेगी रिपोर्ट, कौन मारेगा एलनाबाद की बाजी। जय हिंद। नमस्कार।